हेलो गाइस, हमारे चैनल पर नई है तो सब्सक्राइब एंड लाइक कमेंट शेयर जरूर करें ताकि आगे की स्टोरी आप लोगों के बीच अपलोड कर सकूं। तो पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा कि ऐश्वर्या और एकांश मिलकर सभी गुंडों को मार मार कर अधमरा कर देते हैं और सभी के साथ वहां से महल महल वापस आ जाते हैं, जहां संज्ञा जी और जय जी उनके लिए परेशान बैठे थे। जब वो सभी को सही सलामत देखते हैं तो उन्हें राहत मिलती है। फिर थोड़ी देर सभी से बात करने के बाद सभी अपने कमरे में फ्रेश होने चले जाते हैं। अब आगे सभी के हॉल से अपने अपने कमरे में चले जाने के बाद संध्या जी भी किचन में चली जाती है और अब हॉल में सिर्फ जय जी और वीर जी ही बचे थे। जय जी ने जब से ऐश्वर्या को सही सलामत देखा है, जब से उन्हें थोड़ी सुकून मिला था। और तभी वीर जी जय जी को समझाते हुए कहते हैं, देखिए राजा सा, हमने कहा आपसे पहले ही कहा था कि हमारी प्रिंसेस का वो कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। और फिर अपनी जगह से खड़े होकर अपने आगे की बात कहते हैं, क्योंकि हमने हमारी प्रिंसेस को एक राजकुमारी की तरह नाजुक नहीं बल्कि एक शेरनी की तरह खतरनाक बनाया है, जिसके आगे चाहे कितने भी लोग या मुसीबतें क्यों न आ जाए वो अकेले ही उन सब का सामना कर सकती है। जिस पर जय जी भी अपनी हाँ में हाँ मिलाते हैं। लेकिन फिर जय जी ऐश्वर्या की फिक्र करते हुए वीर जी से कहते हैं, आप सही है वीर, लेकिन हम भी एक पिता है और आखिर कौन सा ऐसा पिता है जिसे अपनी बेटी की फिक्र नहीं होती। जय जी बात को सुनकर वीर जी कहते हैं, हम आपकी चिंता को अच्छे से समझते हैं, लेकिन आपको भी समझना होगा कि प्रिंसेस अब पहले की 1 साल की छोटी बच्ची नहीं रही जिसे विक्रम या किसी और दुश्मन से खतरा है, बल्कि वो अब एक खतरनाक शेरनी है जिससे विक्रम और उनके दुश्मनों को खतरा होना चाहिए। और फिर थोड़ी ही देर तक दोनों ऐसे ही बातें करते रहते हैं। वहीं ऐश्वर्या के कमरे में ऐश्वर्या अपने कमरे में आ जाती है और वो अभी थोड़ी देर पहले उनके ऊपर हुए हमले के बारे में सोच रही थी। ऐश्वर्या ये सोचकर बहुत खुश थी कि एकांश ने उसकी मुसीबत में भी उसका साथ दिया था, जिसे याद करके ऐश्वर्या के चेहरे पर प्यारी सी स्माइल आ जाती है। और फिर ऐश्वर्या कबर्ड से अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चली जाती है। थोड़ी ही देर में फ्रेश होकर बाथरूम से बाहर आ जाती है और उसने अपने कपड़े भी चेंज कर लिए थे। ऐश्वर्या आईने के सामने खड़े होकर खुद को देखने लगती है। तभी ऐश्वर्या देखती है कि उसके हाथ में बहुत सी जगह चोट के निशान है जो गुंडों से लड़ते हुए उसके हाथ में लगी थी। लेकिन ऐश्वर्या उन सब को इग्नोर कर देती है और अपने बालों का मैसी बन बनाकर नीचे हॉल में आ जाती है। हॉल में कार्तिक, हर्षित और हर्षिता पहले ही आ चुके थे और तीनों ही अभी भी ऐश्वर्या की फाइट के बारे में बात कर रहे थे। तभी ऐश्वर्या भी जाकर उनके पास चली जाती है और बातें करने लगती है। तभी उन्हें अपने पीछे से संध्या जी की आवाज आती है जो उन सभी को डिनर करने के लिए बुला रही थी। तो सभी लोग हॉल से उठकर डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ जाते हैं। एकांश और देव को वहां न देखकर जय जी हर्षित से पूछते हैं, हर्षित बेटा, देव और एकांश अभी तक नीचे क्यों नहीं आए? लेकिन हर्षित जैसे ही कोई जवाब देने वाला होता है उससे पहले ही देव वहां आ जाता है और चेयर पर बैठते हुए सभी को बताता है कि बड़े भैया का अभी खाना खाने मन नहीं है, इसलिए वो अभी अपने कमरे में आराम कर रहे हैं। जब ऐश्वर्या देव की बात सुनती है तो उसे एकांश की फिक्र होने लगती है, लेकिन वो इसे किसी के आगे जताती नहीं। देव की बात सुनकर संध्या जी देव से कहती है, ठीक है तो फिर आराम करने दो उन्हें, हम उनके लिए हल्दी वाला गर्म दूध भिजवा देते हैं जिससे उन्हें थोड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि लड़ने से उन्हें चोट भी लगी थी। जिस पर जय जी भी अपनी हामी भरते हैं। तो संध्या जी फूला को एकांश के कमरे के हल्दी वाला दूध ले जाने की कहती है। तो फूला जी रानी सा कहकर किचन में दूध लेने चली जाती है। फूला जैसे ही एकांश की कमरे की तरफ जाने वाली होती है, उसे पहले ही ऐश्वर्या उसे आवाज देकर रोक देती है और उसके पास जाकर उसके हाथ से गिलास लेकर कहती है, आप रहने दो, हम खुद उन्हें ये दे आएंगे। जिस पर फूला बिना कुछ कहे अपना सर झुकाकर गिलास की ट्रे ऐश्वर्या किस देता है। तभी ऐश्वर्या पलटकर सभी से कहती है, वो हमें भी अभी भूख नहीं है और हमें एकांश जी को अपनी हेल्प करने के लिए थैंक्स भी कहना है, इसलिए। ऐश्वर्या की बात सुनकर संध्या जी मुस्कुरा कर कहती है, बेटा आपको हमें या यहाँ किसी को भी कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है, आप आराम से जाए, हम आपका खाना एकांश के कमरे में ही भिजवा देंगे। संध्या जी की बात सुनकर ऐश्वर्या के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, लेकिन वो जल्द ही अपनी मुस्कान को सबसे छुपा लेती है और एकांश के कमरे की तरफ चली जाती है।
और यहाँ ये सब देखकर हमारे देव की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अरे खुशी के आंसू। देव अपने मन में खुश होकर कहता है, फाइनली अब कोई ऐसा है जिसे बड़े भैया की फिक्र है और वो उनके पास है। ये सब देव ऐश्वर्या को देखकर कह रहा था और फिर अपने आंसू पोंछकर खाना खाने लगता है। एकांश के कमरे में ऐश्वर्या एकांश के कमरे के बाहर खड़ी होकर दरवाजे को नॉक करती है। ऐश्वर्या को एकांश का सामना करने से हल्की सी घबराहट हो रही थी, लेकिन वो एक लंबी सांस लेकर अपने आप को नॉर्मल करती है। एकांश जो किसी से कॉल पर बात कर रहा था वो बिना दरवाजे की तरफ देखे ही कहता है, अंदर आ जाओ। एकांश आवाज सुनकर ऐश्वर्या एकांश के कमर में आ जाती है। वो देखती आई कि एकांश अपने फोन में किसी से गुस्से से बात कर रहा है, तो ऐश्वर्या बिना कुछ कहे ही वही एकांश के पीछे अपने हाथ में ट्रे पकड़े खड़ी हो जाती है और एकांश को देखने लगती है। तभी जब एकांश को अपने ऊपर किसी की नज़रों की तपिश अपने ऊपर महसूस होती है, तो वो अपने पीछे पलटकर देखता है, जहां उसे ऐश्वर्या दिखती है जिसने अपने हाथ में ट्रे पकड़ रखी थी और एकटक एकांश को देख कर रही थी। ऐश्वर्या को देखकर पहले तो एकांश उसे देखता रह जाता है। उसके दिल की धड़कन बढ़ने लगती है, लेकिन फिर थोड़ी ही देर में एकांश अपने होश में आ जाता है और कॉल के दूसरे तरफ के आदमी से अपनी रूड आवाज में कहता है, मैंने तुम्हें जो काम कहा है वो हर हाल में मुझे चाहिए, वरना तुम सोच भी नहीं सकते मैं क्या कर सकता हूँ। कहकर दूसरी तरफ से कोई जवाब सुने बिना ही कॉल कट कर देता है और फिर एकांश ऐश्वर्या की तरफ देखकर कहता है, प्रिंसेस आप इस समय वहां क्या कर रही है? एकांश की आवाज सुनकर ऐश्वर्या अपने होश में आती है और वो कहती है, वो माँ ने आपके लिए गर्म हल्दी वाला दूध भेजा है। जिस पर एकांश ऐश्वर्या को घूरते हुए देखकर कहता है, लेकिन इस महल में बहुत से नौकर हैं, वो भी इसे लेकर आ सकते थे। एकांश की बातें सुनकर ऐश्वर्या एकदम शांत खड़ी हो जाती है, क्योंकि उसके पास एकांश के सवाल का कोई जवाब नहीं था। फिर भी ऐश्वर्या बातें बनाते हुए कहती है, वो हम आपको थैंक्स कहना चाहते थे, बस इसलिए हम यहाँ आ गए। एकांश को ऐश्वर्या की बात सुनकर थोड़ा सा बुरा लगता है। वो अपने मन में कहता है, क्या बस एक थैंक्स के कहने के लिए? फिर खुद ही अपने सवाल का जवाब देते हुए कहता है, और हमें लगा कि आप यहाँ हमारा हाल पूछने आई है। अब इस खड़ूस एकांश को कौन समझाए कि ऐश्वर्या उसे देखने ही आई थी और उसे अपना साथ देने के लिए थैंक्स कहना तो सिर्फ ऐश्वर्या का बहाना है। ऐश्वर्या को एकांश की फिक्र थी, इसलिए वो बहाना बनाकर एकांश को देखने आई है कि वो ठीक है या नहीं। कि तभी ऐश्वर्या की नज़र एकांश के हाथ पर लगी चोट पर जाती है, जिसे देखकर को एकांश की चिंता होने लगती है और ऐश्वर्या उस ट्रे को वही टेबल पर रख देती है और एकांश का हाथ पकड़कर उसकी चोट देखते हुए उसकी फिक्र करते हुए कहती है, अरे आपके हाथ की तो चोट लगी है। इतना कहकर वो वही के ड्रॉर में फर्स्ट एड बॉक्स ढूंढने लगती है। जब एकांश ऐश्वर्या को कमरे में कुछ ढूंढते हुए देखता है तो कंफ्यूज होकर ऐश्वर्या से कहता है, प्रिंसेस आप क्या ढूंढ रही है? लेकिन ऐश्वर्या उसे कोई जवाब नहीं देती और अपने काम में लगी रहती है। थोड़ी मेहनत करने के बाद फाइनली ऐश्वर्या को फर्स्ट बॉक्स मिल ही जाता है, जिसे देखकर ऐश्वर्या खुश होते हुए कहती है, फाइनली यू गॉट इट। इतना कहकर वो फर्स्ट बॉक्स को लेकर एकांश के पास चली जाती है और एकांश का हाथ पकड़कर सोफे पर बैठा लेती है और उसके हाथ की बैंडेज करने लगती है। एकांश तो चुपचाप बैठा ऐश्वर्या को देख रहा था। ऐश्वर्या के छूने से एकांश को अजीब सा फील हो रहा था। उसकी दिल ने तो धड़कना ही बंद कर दिया था। वो बस एकटक ऐश्वर्या को देखे जा रहा था। थोड़ी ही देर में ऐश्वर्या एकांश की बैंडेज कर देती है और एक लंबी सांस लेकर खुद से कहती है, हो गया। इसके बाद वो एकांश से कहती है, एकांश जी आपको कुछ दिनों तक अपने हाथ की पानी से दूर रखना होगा, वरना आपके हाथ में इन्फेक्शन हो सकता है। जिस पर एकांश भी बिल्कुल किसी छोटे बच्चों की तरह हाँ मैं अपना सर हिला देता है, क्योंकि इस समय एकांश तो किसी दूसरी ही दुनिया में था। वो अपनी बिना पलक झपकाए बस ऐश्वर्या को ही देखे जा रहा था। एकांश को हाथ सुनकर ऐश्वर्या उसके बालों में प्यार से अपना हाथ फेरने लगती है, जैसे किसी छोटे बच्चे को खिला रही हो, और कहती है, दैट्स लाइक अ गुड बॉय। इतना कहकर हल्का सा मुस्कुराने लगती है। ऐश्वर्या की मुस्कान देखकर एकांश के चेहरे पर भी प्यारी सी स्माइल आ जाती है। दोनों ही इस समय साथ में बहुत सुंदर लग रहे थे। तभी फूला एकांश के कमरे का दरवाजा नोक करके कहती है, राजकुमारी वो रानीसा ने आप दोनों के लिए खाना भिजवाया है। फूला की आवाज सुनकर दोनों अपने होश में आते हैं और ऐश्वर्या फूला से कहती है, आ जाइए।
जिस पर फूला कमरे में आ जाती है तो ऐश्वर्या उससे मुस्कुरा कर कहती है, फूला आप खाने को यही टेबल पर रख दीजिए, हम दोनों इसे खा लेंगे। तो ऐश्वर्या की बात सुनकर फूला खाने की ट्रे को वही टेबल पर रख देती है और कमरे से बाहर चली जाती है। एकांश खाने को देखकर कहता है, आप खाना खाए, हमें भूख नहीं है, कहकर जैसे ही वो सोफे से उठने वाला होता है ऐश्वर्या उसका हाथ पकड़ लेती है। तो आगे की कहानी में क्या होने वाला है, क्या होगा जब विक्रम को पता चलेगा कि उसका प्लेन बर्बाद हो गया है, और ऐश्वर्या ने इशारे के कार्तिक से क्या कहा था, और ऐश्वर्या विक्रम को सबक सिखाने के लिए आगे क्या करने वाली है, और एकांश कॉल पर किस काम को करने की बात कर रहा था। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहे। ऐश्वर्या को एकांश की फिक्र होती है, इसलिए ऐश्वर्या एकांश के कमरे में उससे मिलने जाती है। जब एकांश ऐश्वर्या को अपने कमरे में देखता है तो उससे आने का कारण पूछता है। तभी ऐश्वर्या एकांश के हाथ में चोट देख लेती है तो एकांश के हाथ में बैंडेज करती है कि तभी फूला आकर कमरे में ही दोनों का खाना देकर चली जाती है। अब आगे एकांश सोफे से उठकर वहां से जाते हुए कहता है, आप खाना कहिए, मुझे अभी भूख नहीं है। इतना कहकर वो जैसे ही वहां जाने वाला होता है ऐश्वर्या उसका हाथ पकड़ के रोक लेती है और कहती है, माँ ने हम दोनों के लिए खाना भिजवाया है, इसलिए आपको भी कहाँ पड़ेगा। लेकिन एकांश जैसे ही मना करने वाला होता है ऐश्वर्या उसे पकड़कर सोफे पर बैठा लेती है। एकांश ऐश्वर्या की इस हरकत से शौक रह जाता है और बस ऐश्वर्या को देखता रहता है। जिस पर ऐश्वर्या खाने की प्लेट में एकांश के सामने करते हुए कहती है, मुझे देखना बंद करिए और चुपचाप खाना खाइए, वरना मेरे पास और भी रास्ते हैं। इतना कह के एकांश के सामने खाने की प्लेट रख देती है। एकांश जब ऐश्वर्या की बात सुनता है तो घूरकर उसे देखते हुए कहता है, वरना क्या। इतना कहने के लिए एकांश अपना मुंह खोलता ही है कि ऐश्वर्या उसके मुंह में रोटी का एक निवाला डाल देती है, जिससे एकांश शॉक हो गया। और ऐश्वर्या कहती है, वरना ये, और इतना कहकर खुद भी खाना खाने लगती है। और एकांश चिढ़कर ऐश्वर्या को देखता है और अपने मन में कहता है, हमें धमकी तो ऐसे दे रही है जैसे हम कोई छोटे बच्चे हैं। और इतना कहकर वो अपने हाथ से खाना खाने लगता है और खाते हुए ऐश्वर्या से पूछता है, आखिर आप हमारी इतनी केयर क्यों कर रही है। और ऐश्वर्या के चेहरे को देखने लगता है जैसे उसके एक्सप्रेशन देखना चाहता है। लेकिन एकांश की उम्मीद के बिल्कुल उलट ऐश्वर्या शांति से खाना खाते हुए बिना किसी भाव के कहती है, क्योंकि आपने हमारी हेल्प की थी और अब हम दोस्त हैं इसलिए। ऐश्वर्या की हेल्प वाली बात सुनकर एकांश को बुरा लगता है, लेकिन जैसे ही ऐश्वर्या उसे अपना दोस्त कहती है एकांश के चेहरे पर चमक आ जाती है और वो खुद से कहता है, चलो कम से कम अपना दोस्त ही समझा हमें। ऐश्वर्या एकांश की बात सुनकर उसकी तरफ देखते हुए कहती है, अभी कुछ कहा आपने। जिस पर एकांश मना करते हुए कहता है, क्यों, हम क्या कहेंगे। इतना कहकर चुपचाप खाना खाने लगता है। दोनों खाना खाने के बाद थोड़ी देर और कंपनी के बारे में बातें करते हैं। फिर ऐश्वर्या सोफे से खड़ी होते हुए कहती है, ठीक है एकांश जी, अब हम चलते हैं। जैसे ही ऐश्वर्या जाने की बात करती है एकांश का चेहरा कठोर हो जाता है और वो ऐश्वर्या से कहता है, आज तो आपने जाने की बात कर ली, लेकिन आगे से आप ऐसा कभी मत कहिएगा। ऐश्वर्या एकांश के बात सुनकर कंफ्यूज थी। वो एकांश को समझाते हुए कहती है, वो हम अपने कमरे में जाने की बात कर रहे हैं। तो एकांश अपने होश में आता है, उसे अपने कहे वर्ड्स पर पछतावा हो रहा था। फिर वो बिना कुछ कहे अपना सर हाँ में हिला देता है और ऐश्वर्या वैसे ही कंफ्यूज होकर कमरे से बाहर आ जाती है। कमरे से बाहर आकर ऐश्वर्या अपने आप से कहती है, क्या वो पागल है, कुछ भी बोलते हैं। ऐश्वर्या का तो दिमाग घूम गया था सब सोचकर। फिर वो अपने दिमाग से सभी ख्याली पुलाव को झटकती है और अपने कमरे में चली जाती है। दूसरी तरफ जोधपुर में विक्रम आज बहुत खुश था। वो बार बार अपने मोबाइल को चेक कर रहा था कि कब उसे ऐश्वर्या के मरने की खबर आए। आज विक्रम सुबह से लगभग 50 बार अपना मोबाइल चेक कर चुका था, लेकिन जब उसे अपने आदमी का कोई भी मैसेज या कॉल नहीं आता तो वो अपने आप को तसल्ली देते हुए कहता है, शायद उन्होंने अपना काम कर दिया होगा। विक्रम अपने आप से ही बातें कर रहा था कि तभी वंदना जी विक्रम के पास आते हुए कहती है, आप किस काम की बात कर रहे हैं। तो विक्रम अपने मोबाइल को देखते हुए कहता है, सुबह से शाम हो लेकिन अभी तक उनकी कोई खबर नहीं आई। जिसे सुनकर वंदना जी समझ गई थी कि विक्रम किस किफ कर रहा है। वो विक्रम को समझाते हुए कहती है, आप चिंता मत कीजिए, उन्होंने अपना काम कर दिया होगा।
जिस पर विक्रम खुश होकर कहता है, जी आप जो कह रही है वही हो। मुझे तो ये सोचकर ही हंसी आ रही है कि जब जय सिंह को पता चलेगा तब उसका क्या हाल होगा। इतना कहकर विक्रम शैतानी के जैसे हंसने लगता है और वंदना जी उसे देख रही थी। वो थोड़ी परेशान लग रही थी लेकिन फिर भी विक्रम के सामने जाहिर नहीं होने देती। फिर वंदना जी विक्रम से कहती है, अब चलिए आप कुछ खा लीजिए, सुबह से आपने कुछ भी नहीं खाया है। विक्रम को जब से पता चला था कि उसके भेजे गुंडों ने ऐश्वर्या के ऊपर हमला कर दिया है, वो तभी से अपने मोबाइल को लेकर बैठा है कि कब उसे ये खुशखबरी मिले कि उसके आदमियों ने उसे मार दिया, और इसी चक्कर में वो खाना भी भूल गया था। जिस पर विक्रम जी कहते हैं, बस थोड़ी देर और वंदना जी, हमें बहुत जल्द ही अच्छी खबर मिलने वाली है। लेकिन वंदना जी विक्रम की एक भी बात नहीं सुनती और उसे अपने साथ ले जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठा देती है और एक नौकर से कहकर खाना लेकर आने को कहती है। जब नौकर खाना लेकर आ जाता है तो वो विक्रम की प्लेट में खाना परोसते हुए कहती है, पहले आप खाना खाएं और उसके बाद आपको जो भी करना है करे, हम मना नहीं करेंगे। तो विक्रम मुस्कुराकर वंदना जी को देखता है और खाना खाने लगता है। विक्रम ने अभी मुश्किल से 5 निवाले ही खाए थे कि तभी एक नौकर दौड़ते हुए उनके पास आता है। नौकर थोड़ा डरा हुआ लग रहा था। वो जाकर विक्रम से हिचकिचाते हुए कहता है, वो मामा मालिक। विक्रम जब नौकर को डरते हुए बात करते देखता है तो उस पर गुस्सा होते हुए कहता है, क्या तुमने कोई भूत देख लिया क्या यहाँ, जो ऐसे डर से कांप रहे हो। नौकर विक्रम की बात सुनकर फिर से डरते हुए महल के बाहर की तरफ इशारा करते हुए कहता है, वो बाहर एक ट्रक आए है। जिसे सुनकर विक्रम कंफ्यूज होते हुए कहता है, क्या ट्रक और हमारे महल में। फिर वंदना की तरफ देखता है तो वंदना जी भी कंफ्यूज होकर कहती है, हमने तो कोई सामान नहीं मंगाया। अब दोनों ही एक साथ गुस्से में उस नौकर को देखने लगते हैं। विक्रम गुस्से में पूछता है, क्या है उस ट्रक में। जिस पर नौकर डरते हुए ही कहता है, मालिक आप खुद चलकर बाहर देख ले। तो विक्रम वंदना जी की तरफ देखता है जो अपना सर हिलाकर हाँ कहती है। फिर विक्रम नौकर से कहता है, तुम चलो हम आते हैं। तो नौकर वहां से चला जाता है। थोड़ी देर में विक्रम महल के बाहर आता है और बाहर आकर जैसे ही अपने सामने का नज़ारा देखता है तो शौक के कारण उसकी आंखें बड़ी हो जाती है और उसका मुंह खुला रह जाता है। विक्रम देखता है कि उसके महल में एक जनफर ट्रक खड़ा है जिसके अंदर करीब 20 लोग और नीचे 25 लोग जमीन पर घायल पड़े हैं, जिसमें में कुछ बेहोश है और कुछ दर्द से कराह रहे थे, जिनकी आवाज काफी दर्दनाक थी, जिन्हें देखकर महल के सभी लोग डर गए थे। और विक्रम ये सब देखकर बर्फ की तरह एक जगह पर जम गया था। कुछ देर बाद विक्रम अपने होश में आता गैर गुस्से और डर के मिले जुले भाव से चिल्लाकर सभी से कहता है, ये सब क्या है और कौन है ये लोग। विक्रम इतना बोल ही पाया था कि तभी उसकी नजर एक आदमी पर पड़ती है, जिसे देखकर विक्रम अपने आप से कहता है, भीमा। विक्रम उस गुंडे को देखकर इसलिए शॉक था क्योंकि वो वही आदमी था जिसे विक्रम ने ऐश्वर्या को मारने के लिए भेजा था। इन सभी गुंडों को देखकर विक्रम अंदर तक कांप गया था क्योंकि उन सभी गुंडों में से एक भी गुंडा दिखने में सही सलामत नहीं लग रहा था। सभी के शरीर से खून निकल रहा था जिससे सभी के कपड़े लाल हो गए थे। अगर कोई कमजोर दिल इंसान उस नज़ारे को देख ले तो वही डर के मारे बेहोश हो जाए। विक्रम शौक होकर उन सभी को देख ही रहा था कि तभी उसके मोबाइल में किसी का कॉल आता है, जिससे वो अपने ख्याल से बाहर आता है। विक्रम कॉल उठाकर जैसे ही कुछ कह पाता, दूसरी तरफ से डरते हुए एक आदमी कहता है, हेलो सर, मैं आपके जोधपुर के गोडाउन का वॉचमैन बोल रहा हूँ। इतना कहकर वो थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है। तो विक्रम गुस्से में उससे कहता है, अब इसके आगे भी कुछ बोलोगे या तुमने भी भूत देख लिया। विक्रम की गुस्से भरी आवाज सुनकर वॉचमैन डरते हुए कहता है, सर हमारे गोडाउन में पता नहीं कैसे आग लग गई। और फिर रोते हुए कहता है, और यहाँ रखा सारा सामान जल गया। जब विक्रम वॉचमैन की बात सुनता है तो उसे एक और बड़ा झटका लगता है और उसे सुनकर उसके कदम अपने आप लड़खड़ा जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो नीचे गिरने वाला होता है, उसका असिस्टेंट आकर उसे संभाल लेता है। वो विक्रम से कहता है, सर आप ठीक तो है। दरअसल विक्रम के असिस्टेंट को जब पता चला कि उनके गोडाउन में लग गई है तो वो तुरंत विक्रम को बताने के लिए महल आ गया, जहां वो भी विक्रम के जैसे उन गुंडों हालत देखकर चौंक जाता है। उसकी तो अंदर से रूह तक कांप उठी थी सामने का नज़ारा देखकर। फिर वो विक्रम को सहारा देकर महल के अंदर लेकर जाता है और उसे सोफे पर बैठा देता है।
जब वंदना जी विक्रम को परेशान देखती है तो तुरंत एक आदमी से कहकर उसके पीने के पानी मंगाती है और विक्रम की देते हुए उसकी चिंता करके पूछती है, विक्रम आप ठीक तो है और आप इतना परेशान क्यों है? जिस पर विक्रम का असिस्टेंट उसे सारी बात बता देता है, जिसे सुनकर तो वंदना जी भी शॉक और परेशान हो जाती है। लेकिन फिर विक्रम गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, पता करो कि किसका काम है ये। फिर इतना कहकर अपने आप से कहता है, जिसने भी ये सब किया है मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इस समय विक्रम गुस्से से लाल हो रहा था, जिसे देखकर वहां के सभी नौकर और खुद वंदना जी भी डर गई थी। विक्रम गुस्से में बैठा था कि तभी उसके मोबाइल में एक अननोन नंबर से कॉल आता है। जब विक्रम देखता है कि उसके मोबाइल में किसी का कॉल आ रहा है तो वो गुस्से में कॉल कट कर देता है, लेकिन उसके कॉल कट करने के बाद भी उसे दोबारा उसी नंबर से कॉल आता है। लेकिन इस बार विक्रम कॉल को नहीं काटता और उसे उठाकर जैसे ही गुस्से में कुछ बोलने वाला होता है कि तभी दूसरी तरफ से एक प्यारी सी लड़की आवाज आती है, जिसे सुनकर विक्रम कुछ देर के लिए कंफ्यूज हो जाता है। उस लड़की को आवाज जितनी प्यारी थी उसकी आवाज में उतनी ही कड़वाहट थी। वो लड़की कहती है, तो मिस्टर विक्रम चौहान कैसा लगा आपको हमारा भेजा गिफ्ट? जिस पर विक्रम गुस्से में उस लड़की से पूछता है, कैसा गिफ्ट और कौन हो तुम और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे मेरा नाम लेकर बात करने की? विक्रम ये सब चिल्लाकर बोल रहा था, जिसे सुनकर वहां सभी डर रहे थे। विक्रम को गुस्से में चिल्लाकर बोलते हुए सुन के वो लड़की अपनी शैतानी हंसी हंसते हुए कहती है, अरे अभी कुछ दिन पहले ही तो हमारी मुलाकात हुई है और आप इतनी जल्दी हमें भूल गए। विक्रम चुपचाप उसकी बात सुन रहा था। तभी वो लड़की दोबारा आगे कहती है, आप तो पूरे 20 साल से मेरा इंतजार कर रहे थे, तो अब क्या हुआ जब वो आपके सामने है तो आप उसे पहचानने से मना कर रहे हैं? फिर थोड़ी बनावटी गुस्से से कहती है, दैट्स नॉट फेयर मिस्टर चौहान। उसकी बात सुनकर विक्रम का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। विक्रम गुस्से में अपने शब्दों को चबाकर कहता है, ये बातों को जलेबी की तरह घुमाना बंद करो समझी, और सीधे से बताओ कौन हो तुम, वरना तुम्हें तुम्हारा ये मजाक बहुत महंगा पड़ेगा। विक्रम इस समय बिल्कुल शैतान लग रहा था और उसकी आवाज तो उससे भी खतरनाक और ऊपर से उसका गुस्सा। लेकिन उसके सामने कॉल पर जो लड़की थी उसे इन सब से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। उसके लिए तो विक्रम का गुस्सा जैसे कोई मायने ही नहीं रखता, जिससे विक्रम को और गुस्सा आता है। अब वो लड़की पूरे जोश के साथ अपनी प्यारी लेकिन रौबदार आवाज में कहती है, अच्छा अगर ठीक है तो फिर अगर आपको मेरे बारे में जानने की इतनी ही जल्दी है तो सुनो। इतना कहकर वो लड़की गुस्से में कहती है, मैं हूँ ऐश्वर्या प्रताप सिंह, जय प्रताप सिंह की बेटी और जयपुर की राजकुमारी। जैसे ही विक्रम ऐश्वर्या सुनता है उसका चेहरा काला पड़ जाता है, और अभी जो थोड़ी देर पहले उसके चेहरे में गुस्सा था अब वही शौक और कंफ्यूजन के मिले जुले भाव थे। ऐश्वर्या का नाम सुनकर विक्रम के गले से आवाज ही नहीं निकल रही थी, लेकिन फिर भी वो अपनी आवाज को कठोर करके कहता है, ओह तो तुम हो इन सब के पीछे। जिस पर ऐश्वर्या शातिर मुस्कान से हुए कहती है, चलो आखिर आपने मुझे पहचान तो लिया, वरना हमें लगा कि कहीं 2-4 डेमो और न देने पड़े आपको। ऐश्वर्या की बात सुनकर विक्रम गुस्से में कहता है, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। विक्रम की बात खत्म हो पाती उससे पहले ही ऐश्वर्या उसे बीच में रोकते हुए कहती है, ओह मुझे लगता है कि आपको एक बार की बात समझ नहीं आती, इसलिए दोबारा से वही गलती करने की सोच रहा है हो। फिर ऐश्वर्या सीरियस होकर कहती है, ये तुम्हारी पहली गलती थी, इसलिए सिर्फ तुम्हारा गोडाउन जलाया है और अपने भेजे चमचों का हाल तो तुम देख ही चुके हो, इसलिए अभी से समझा रही हूँ, दूर रहो मुझसे और मेरे परिवार से, वरना तुम्हारा वो हाल करूंगी कि तुम मरने की भीख मांगोगे, लेकिन तुम्हें वो भी नसीब नहीं होगी। जिस पर विक्रम गुस्से से चिल्लाकर कहता है, तुम छोटी सी बच्ची जिसने अभी ठीक से दुनिया भी नहीं देखी, मुझे विक्रम चौहान को मारने की धमकी दे रही है। तो ऐश्वर्या भी गुस्से में कहती है, जिसे तुम छोटी बच्ची समझ रहे हो न, एक दिन यही छोटी बच्ची तुमसे अपने परिवार का बदला लेंगी। विक्रम चौहान अब से अपनी उल्टी गिनती शुरू कर दो, क्योंकि अब मैं वापस आ चुकी हूँ और तुमसे हर उस एक दिन का बदला लूंगी जब जब तुमने मेरे परिवार को तकलीफ पहुंचाई। इतना कहकर ऐश्वर्या गुस्से में कहती है, जस्ट वेट एंड वॉच, और कॉल कट कर देती हैं। ऐश्वर्या की बातें सुनकर और उसके कॉल काट देने से विक्रम को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में अपने मोबाइल को जमीन पर पटक देता है, जिससे उसका मोबाइल टूट जाता है। विक्रम गुस्से में कहता है,
ऐश्वर्या प्रताप सिंह, तुमने ये अच्छा नहीं किया। अब देखो मैं तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के साथ क्या करता हूँ। इतना कहकर विक्रम बिना किसी से कुछ कहे गुस्से में महल से बाहर निकल जाता है। तो आगे की कहानी में क्या होने वाला है, ऐश्वर्या आगे क्या करने वाली है, और विक्रम अपना बदला ऐश्वर्या से कैसे लेगा, विक्रम के दिमाग में कौन सा नया प्लान चल रहा है, और क्या ऐश्वर्या अपने परिवार को विक्रम से बचा पाएगी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। और आपको ये चैप्टर कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए भी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब एंड लाइक कमेंट शेयर जरूर करें।